खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बराह रास्त सवाल ये है कि एक तो जो कल अटैक हुआ, उस अटैक के हवाले से बहुत सी खबरें आ गई हैं, कितने गिरे कितने नहीं गिरे। इससे नंबर वन, क्या उसकी जो इनविंसिबिलिटी का एक था भरम वो टूटा है या नहीं टूटा, नंबर वन। नंबर टू, ईरान ने अपना मैसेज क्या पुट अक्रॉस कर दिया है, और इस वक्त तल अवीव में या वाशिंगटन डीसी क्या सोच रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह अनफोल्ड करती नजर आती है, क्योंकि दुनिया बिल्कुल जो है वो एक खौफ में मुब्तला है, खासकर हमारे रीजन में। जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, दुनिया को खौफ होना चाहिए, क्योंकि इससे कम जो हालात ख़तरनाक होते हैं उसके नतीजे में हमने माजी में देखा बड़ी बड़ी जंगें भी छिड़ सकती हैं। तो अब देखना यह है कि पहली बात को ईरान ने किया क्यों, बल्कि ईरान पे एक तरफ से तनकीद की जा रही थी, उसके अपने जो सपोर्टर्स हैं कि जी वो नहीं उसने जवाब दिया, हालांकि हिज़्बुल्लाह के सरबराह जो है उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और इसी तरह से जो उनके इस्माइल हानिया हैं उनको तो तेहरान में शहीद किया गया। लेकिन ईरान ने सोच समझ के टाइम लेके ये जो हमला किया है, इससे ये क्लियर है, ये दो चीज़ें क्लियर हैं। एक ये कि ईरान ने ये नहीं कहा कि हमने तुम पे ऐलान जंग कर दिया, यानी ईरान ने ये नहीं कहा। ईरान ने कहा कि आपने फ़लाँ 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 काम किए पिछले इतने दिनों में, ये लोग आपने शहीद किए हैं, आपने हमारे मेहमान को हमारे घर में शहीद किया है, आपने हिज़्बुल्लाह के सरबराह को शहीद किया है। तो ये वार्निंग देके उन्होंने इनको ये कहा है कि देखें हमारी रीच है, हम आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो मोसाद का हेडक्वार्टर्स है, अभी मुझे लेटेस्ट खबरें तो नहीं पता, मुझे तो वही पता जो मैंने सुबह देखी थी या सुनी थी। मैंने अभी लेटेस्ट नहीं मुझे पता कि आज की क्या डेवलपमेंट है, लेकिन मैं उस बुनियाद पर कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ा या देखा या सुना है। उस पर यह है कि ईरान ने ये तो वाज़े कर दिया कि जी हम चुप नहीं रहेंगे अगर आप रेड लाइन्स हमारी क्रॉस करेंगे। इजराइल तो कई रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका है, इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं, और सारे ये वेस्ट में भी ये रियलाइजेशन है। हालांकि अमेरिका आप कह रहे हैं जी इजराइल को बड़े ख़तरात हैं और उस ख़तरे में वो अगर अपना दिफा करेगा हम उनका साथ देंगे, लेकिन अमेरिका तो ख़ुद कह रहा था कुछ दिन पहले तक, और फ्रांस के साथ मिल के कह रहा था और ताकतों के साथ मिल के कह रहा था कि जी दोनों जो हैं ये जंग बंदी करें। तो जंग बंदी का जवाब जो है वो आपके सामने आ गया कि जब वो तकरीर कर रहे थे नेतन्याहू साहब वहाँ सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो नेतन्याहू ने एक बड़ी तस्वीर दिखाई गई कि वो टेलीफोन उठाया हुआ है और वो क्या कर रहे थे। बाद में बताया गया कि वो इजाज़त दे रहे थे कि हमास के जो सरबराह हैं उनको उन पे हमला किया जाए। अब एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि जनाब आप, अगर ईरान ने तो ऐसा नहीं किया, एक महदूद हमला किया है, अगर इजराइल जो है उसने भी धमकी दे दी है कि वो इसका जवाब देगा और अमेरिका ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया है, अगर ऐसा होता है इधर से रूस जो है वो भी इस मामले को सीरियस लेता है या यहाँ पर सरमायाकारी है इस खित्ते में चाइना की भी, वहाँ से भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है तो बड़ी जंग हो सकती है सर, और खुली जंग की तरफ दुनिया जा रही है। देखें खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं पहले ये आपको बात करूं कि ईरान ने एक जची तो जवाब दिया, उसने ऐलान जंग नहीं किया। दूसरी चीज़ यह है कि ईरान ने यह कह दिया है कि अगर आपने हम पे इस नौयत के हमले किए और उसका जवाब दिया तो इससे ज़्यादा आपको जवाब दिया जाएगा। अब इसके बारे में बहुत सी दो वहाँ आरा आ रही हैं। एक राय तो यह आ रही है, मैं मगरिब की बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि जी इसको मज़ीद रोका जाए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की भी ये ख्वाहिश है और बड़ी पावर्स की है, लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं वेस्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छा मौका है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का तियापाचा कर दिया जाए। और इजराइल में भी जो हार्ड लाइनर्स हैं, मैं सुबह सुन रहा था, वो यही कह रहे हैं कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अब इसका प्रॉब्लम यह आ गया है कि अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं
और जो इलेक्शन है उनमें 40 दिन के करीब रह गए हैं, वहाँ ट्रंप को ये समझा जाता है कि वो बड़े हार्ड लाइनर हैं इसराइल पे, और इनको कमज़ोर निस्बतन समझा जा रहा था कि, और डेमोन्स्ट्रेशंस भी जो आ रहे थे उसमें ज़्यादा डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स आ रहे थे और नौजवान लोग यूनिवर्सिटियों के, और वही इनको डरा रहे थे कि आपके वोट नहीं देंगे, मुसलमान नहीं देंगे और जो नौजवान लोग हैं वो भी नहीं देंगे। इसका नतीजा ये है कि इज़राइल की जो लॉबी है वो इतनी मजबूत है, वो इनको फंड भी करती है, उसका मीडिया पे भी कंट्रोल है, कि उससे दोनों लीडरशिप्स खाइफ है, रिपब्लिकन पार्टी की और डेमोक्रेटिक पार्टी की। मुझे डर यह है कि इज़राइल ने इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए टाइम वो चूज़ किया जब उनको पता है कि अगर हमने बहुत आगे निकल गए तो अमेरिका की मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी, कि उसको ये नज़र आएगा कि अगर नज़र आ गया कि हम इनको रोक रहे हैं और इनकी मुखालफत कर रहे हैं तो हमारी बाकी भी चांसेस ख़त्म हो जाएंगे इलेक्शन जीतने के। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अमेरिका में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और वो भी ये देख रहे हैं कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इसे इस वक्त ये कह देना कि जनाब इसका नतीजा क्या होगा, बढ़ गए तो अगर एटमी असासों पर अगर हमला कर दिया गया ईरान के, तो एटमी जंग भी तो छिड़ सकती है ना सर, हम भी उनके हमसाये में हैं। नहीं, एटमी जंग तो तब फिरती है कि दोनों पावर्स एटमी हो। ईरान के पास तो कोई डिक्लेयर्ड वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, इजराइल तो है, तो एटमी जंग तो तब छिड़ती है जब दो न्यूक्लियर पावर सामने सामने आ जाए। ख़तरा यह है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान के एटमी प्रोग्राम को। अब क्या ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि, क्योंकि मैं नहीं समझता, को पागल ही होगा जो ईरान पे एटमी हमला इज़राइल कर दे अमेरिका, मैं ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस नौइयत का हमला किया जा सकता है कि ईरान को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो। उसके नतीजे में ये होगा कि ईरान को फिर इस किस्म का अटैक करना पड़ेगा कि इज़राइल में मास कैजुअल्टीज़ अमवात हो सकती हैं, जो अभी तक इज़राइल पे ईरान ने नहीं किया। इज़राइल क्या यह रिस्क लेगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता को कसूरी साहब, ये आपने इंतहाई अहम बात की है। एक खबर ये आ रही है कि 47 जो ज़मीन पर गिराए हैं बम, और फतेह 1 या फतेह 2 जो है वो उनके डोम को बाईपास करके आया है, और रिटर स्कॉट जैसे लोग कह रहे हैं कि हज़ारों लोग ईरान में कैपेबिलिटी है कि तल अवीव में उनको मार सकता है। तो क्या ये किस कीमत पे जंग करेगा नेतन्याहू अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए? ये कैन ही ये इस लाश को वो भी सामने बेयर कर सकता है? नेतन्याहू की बड़ी बदकिस्मती से जो उसकी जो सोच है वो ये है कि एक तो अपनी हुकूमत बचाना चाहता है। उसको ख्याल है जिस वक्त जंग ख़त्म हुई उस वक्त मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे भी होंगे और अपोजिशन मेरी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, इलेक्शन जल्दी करा जाए। इलेक्शन जो थे वो 2026 में ड्यू थे। प्रेशर जो है वो ये पड़ रहा है कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए और अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। नेतन्याहू ने ये किया है ये करके कि दो चीज़ें कर दी हैं। एक तो उसने अमेरिका को इसमें खींचने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कर रहा है कि जो उसको पता है जिस दिन जंग बंद हुई उसी दिन बैनुल अक़वामी बरादरी बशमूल यूरोप के बहुत से ममालिक कहेंगे कि फ़ौरन अब 2 स्टेट सलूशन आना चाहिए जिसमें फ़लस्तीन की रियासत अलहदा हो। नेतन्याहू ये चाहता है कि इसके ऊपर बातचीत अभी ना की जाए, हालांकि वो दिमाग में उसके अगर हो भी कि अल्टीमेटली ट्रंप भी आ गए तो क्या करेंगे, वो क्या सारे अरबों से जंग कर लेंगे, सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, जहां उनके बहुत से मफादात हैं। तो मेरा कहना यह है कि नेतन्याहू की ये गेम है कि इसको मसले को ही ख़त्म कर दे, इस जो अंडर डिस्कशन आएगा। अगर आज जंग बंद हुई लेकिन सर तो कल शुरू हो जाएगी। देखा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो इसको सिर्फ सियासी नहीं नजरियाती भी इस मामले को ले रहा है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो उसकी तकमील होने जा रही है। उस तरफ जो है वो इसराइल चल पड़ा है, जो कि नील से लेकर फरात तक या फरात से नील तक, करबला से लेकर सऊदी अरब तक, ये सारे नक्शे सामने आ रहे हैं। तो क्या नहीं नक्शे चाहे ये तो कोई जो है वो पागल आज के दौर में सोचेगा? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल, आप उससे कोई ज़्यादा नतीजा निकाल रहे हैं। मैंने ये कहा है कि इसराइल की जो गेम है, जो नेतन्याहू की गेम है, वो ये है कि अगर आज जंग बंद हो जाती है
तो फिर एकदम बैनुल-अक़वामी बरादरी कहेगी कि 2 स्टेट सोल्यूशन लाओ। अब उसने चालाकी ये की है कि ये जंग को बढ़ा के 2 स्टेट सोल्यूशन भी दूर कर दिया है, और अब वो शायद इलेक्शन भी जल्दी ना कराए इजराइल में। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई पागल होगा कि ये खुदा ना खास्ता ईरान पे एटमी हमला कर दे। ये तो मैं तसव्वुर नहीं कर रहा, ये तो मतलब मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं